हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का एक बहुत बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उम्मीद करूंगा कि आप सभी ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर हम चैप्टर के नाम को ध्यान से देखें तो इसमें पहला वर्ड है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कंज्यूमर कौन होता है, तो पहली बात तो आपको कभी ना कभी तो आपने ये वर्ड सुना ही होगा कंज्यूमर, और आपको एक बेसिक आइडिया भी होगा कि कंज्यूमर कौन होता है। आप कहेंगे कि हम सभी कंज्यूमर हैं क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई सामान खरीदते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसे एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ कहते हैं कि कंज्यूमर इज़ अ पर्सन। कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज, जो या तो वस्तुओं को खरीदेगा या सेवाओं को खरीदेगा। और खरीदेगा किस लिए? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए या तो कोई गुड्स खरीदता है, या तो कोई वस्तु खरीदता है, या कोई सेवा खरीदता है, तो उसे कंज्यूमर कहते हैं। जी, तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आप एक दुकान में गए, आपने वहाँ पे जाके बोला कि मुझे कोलगेट चाहिए। दुकानदार ने आपको कोलगेट दिया, तो आप वहाँ क्या बनकर गए थे? आप वहाँ कंज्यूमर बनकर गए थे। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ों की ज़रूरत थी। और ज़रूरत क्यों थी? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आपने जो खरीदा ना, वो गुड्स खरीदा, इसलिए आप कंज्यूमर हैं। तो क्या हम सर्विसेज भी खरीदते हैं कहीं पर? जी हाँ, हम सर्विसेज भी खरीदते हैं। मान लो अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो तो वहाँ क्या कोई सामान लेकर आते हो? नहीं, वहाँ पर आप एजुकेशन लेते हो। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन देना एक सर्विस है। तो वहाँ पर जो टीचर रहते हैं ना, वो आपको सर्विस देते हैं, ना कि कोई गुड्स। तो अगर आप या तो सर्विस खरीदेंगे या गुड्स खरीदेंगे तो आप कंज्यूमर कहलाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? जी हाँ, तो चलिए हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी, जिसे हिंदी में उपयोगिता कहते हैं। इसे समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि गर्मियों का दिन चल रहा है और आपका गला सूख रहा है। आप थके हारे स्कूल से घर पर आए, तो घर आकर आप सबसे पहले क्या करेंगे? पानी पिएंगे। जी हाँ। लेकिन अगर मैं उस वक्त आपको खाना दूं तो आप खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। क्यों? क्योंकि उस वक्त खाना आपकी सेटिस्फैक्शन को पूरी नहीं कर सकता, आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। उस वक्त पानी ही एक ऐसी चीज है जो आपको सेटिस्फाई कर सकती है। कहने का मतलब है कि हर वस्तु के पास ऐसी शक्ति होती है ना कि वो इंसानी वांट्स को, इंसानी संतुष्टि को पूरा कर सके, और उसे ही उपयोगिता कहते हैं। हर कमोडिटी के पास, हर वस्तु के पास ऐसी पावर होती है कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, और उसे ही यूटिलिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, आपने पानी पी लिया। ठीक है, आपने पानी पी लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पानी पी के आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, कितनी संतुष्टि मिली? आप कहेंगे इतनी मिली, इतनी मिली, मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली। लेकिन मैंने कहा कि मैं कैसे जानूं कितनी मिली? एक काम करो, मुझे नंबर में बता दो कितनी सेटिस्फैक्शन आपको मिली। ठीक है, आपने बताया कि मुझे पानी पीकर 20 यूटिल्स मिले। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये 20 यूटिल्स क्या है। आपने मुझे नंबर में बता दिया कि हाँ भाई, मुझे पानी पीकर इतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब जरा एक बात समझना, मैंने आपको यहाँ पे क्यों कहा कि सेटिस्फैक्शन को नंबर में बताओ? क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को नंबर में समझना बहुत ज्यादा इजी होता है। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि मेरी कोचिंग में ना 100 बच्चे पढ़ते हैं, और मुझे ये जानना है कि कौन सा बच्चा होशियार है और कौन सा बच्चा कमजोर है। मैं कैसे जानूंगा? क्या मैं उनके दिमाग में घुस के देख सकता हूँ कि कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा कमजोर है? नहीं ना। इसके लिए मैं क्या करूँगा? एक टेस्ट अरेंज करूँगा, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराऊंगा, और उसमें हर बच्चे को अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। किसी को 40 मिलते हैं, किसी को 80 मिलते हैं, किसी को 95 मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना नंबर के बिहाफ पे, नंबर को आधार मानकर बच्चे की
होशियारी के का पता लगा लिया। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि नंबर में किसी भी चीज को समझना आसान होता है। अब मैं ये बता सकता हूँ किसी को भी कि हाँ भाई, इस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आए तो ये बच्चा होशियार है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि मैंने नंबर्स में शो करा। ठीक उसी तरीके से जब आप सेटिस्फैक्शन को नंबर में शो करते हो ना, तो सामने वाले के लिए ये समझना आसान हो जाता है कि आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो जब आप सेटिस्फैक्शन को नंबर में शो करते हैं तो इसे कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। कौन सा अप्रोच? कार्डिनल अप्रोच। ठीक है। तो आपने मुझे बताया कि पानी पीकर आपको 20 यूटिल्स मिले। ये यूटिल्स क्या है? ये 20 यू लिखा है ना, यू का मतलब है यूटिल्स। और यूटिल्स होता क्या है? जैसे कि वजन आप किस में नापते हैं? केजी में। वजन की यूनिट है केजी। पानी को नापते हैं लीटर में। ठीक उसी तरीके से सेटिस्फैक्शन को आप यूटिल्स में नापते हैं। सेटिस्फैक्शन की यूनिट है यूटिल्स। वेट की यूनिट होती है केजी। पानी को नापने की यूनिट होती है लीटर्स में। ठीक उसी तरीके से सेटिस्फैक्शन को नापने की यूनिट होती है यूटिल्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर है सारी चीजें। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल यूटिलिटी। इसे समझने के लिए हम पुराने वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, अपने पानी वाले एग्जाम्पल पे। मैंने आपसे पूछा कि जब आपने पहला ग्लास पानी पिया ना, तो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? आपने कहा 20 यूटिल्स मिली। अब मैं एक बात ध्यान रखिए, अब मैं सेटिस्फैक्शन नहीं कहूंगा, यूटिलिटी कहूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम है। यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। तो क्या ये भी तो एक तरह का सेटिस्फैक्शन ही तो है? चलिए ठीक है, पहला ग्लास पानी पीकर आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 20 यूटिल्स। अभी भी आपकी प्यास शांत नहीं हुई, आपने कहा ना मुझे एक गिलास और चाहिए। आपने दूसरा ग्लास पानी लिया, उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 15। तीसरा ग्लास, इससे कितनी मिली? 10 यूटिल्स। और इसी तरीके से जब आपने चौथा और पांचवा ग्लास लिया ना, तो उससे 8 यूटिलिटी और 4 यूटिलिटी मिली। अब मैं कहता हूं कि टोटल यूटिलिटी कितनी हुई आपकी? आप क्या कहोगे? सभी को टोटल कर दो, हमारी जितनी भी यूटिलिटी है उन सभी का टोटल ही तो होगा हमारी टोटल यूटिलिटी। जी हाँ। तो चलिए टोटल करते हैं। टोटल करने पे कितना होगा? 57 यूटिल्स, और यही है हमारी टोटल यूटिलिटी। ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की, किसी वस्तु की सभी इकाइयों का इस्तेमाल करने पर, सभी यूनिट्स का इस्तेमाल करने पर आपको कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन मिलती है। और उन्हीं सेटिस्फैक्शन को जब आप टोटल कर देते हो ना, तो वही आपकी टोटल यूटिलिटी होती है। हमारी यहाँ पर टोटल यूटिलिटी थी 57 यूटिल्स। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? और इसके साथ साथ इसका एक फॉर्मूला है। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है U1 यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3 प्लस UN। मतलब जितनी भी यूटिलिटी है उन सभी का टोटल कर दो, वही आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। इतना क्लियर है आपको? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अब हम सीखेंगे टोटल यूटिलिटी कैसे निकाली जाती है किसी भी टेबल के अंदर। तो मान लीजिए कि मैंने एक प्लेट मोमोज खाया और उससे मुझे यूटिलिटी मिली 50। और जब मैंने दूसरा प्लेट खाया मुझे 35 यूटिलिटी मिली। जब तीसरा खाया मुझे 20 यूटिलिटी। और जब मैंने चौथा खाया ना, तो मुझे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिली। क्योंकि एक ऐसी भी स्टेज आती है जब आपको कोई खाना ऑफर करता है ना, तो आप कहते हो नहीं भाई मेरा पेट भरा हुआ है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। और जब आप खा भी लेते हो तो आपको कोई संतुष्टि मिलती नहीं है। तो वही स्टेज है ये, चौथी स्टेज, जब आपको यहाँ पे 0 यूटिलिटी मिल रही है। अगर मैं कहूँ कि इसके नीचे भी जाता है, जी हाँ जाता है, माइनस में जाता है। कि मान लो किसी ने आपको 5वीं प्लेट खिला दी, अब आप क्या कर रहे हो? आप उल्टियाँ कर रहे हो। तो क्या हुआ? आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है? नहीं। आप सोच रहे हो भाई मैंने क्यों खा लिया ये। तो ऐसा होता है। तो चलिए अगर मैं पूछूं कि इस लेवल पर आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, आप कहोगे हाँ पहले में 50 यूटिल्स है हमारी टोटल यूटिलिटी। देखो टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? सारी जितनी भी यूनिट्स हमने यूज करी है उनका टोटल करके। तो यहाँ पे जब हमने टोटल करा कि पहले को खाकर हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 50, 50 लिख दिया हमारी टोटल यूटिलिटी। और जब हम दूसरा निकालते हैं ना, तो दूसरे में हमें ये दोनों को ऑब्जर्व करना है कि पहला और दूसरा प्लेट खा के हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली। ऐड कर दो, कितने हो गए? 85। जी हाँ। इसी तरीके से हम चौथा निकालते हैं, चौथा नहीं सॉरी तीसरा। तीसरे को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो कितना आएगा? 105 यूटिल्स।
जी हाँ। और चौथे में कितना रह जाएगा? बिल्कुल यही तीसरे वाला 105 यूटिल्स, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी यूटिलिटी नहीं मिली थी चौथी प्लेट को खाने पर। जी हाँ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए ना सबसे पहले आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी आनी चाहिए किसी भी टेबल के अंदर, जो मैं आपको अभी अभी सिखा के आया हूँ। तो जानते हैं कि ये होता क्या है। इसे समझते हैं एक आसान से एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मैंने एक कोमोडिटी को यूज़ करा और मेरी कोमोडिटी का नाम है वाटर। मैंने जब वाटर की पहली यूनिट को यूज़ करा तो उससे मुझे कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मान लीजिए मुझे 20 यूटिल्स मिले, ठीक है। जब मैंने उसकी दूसरी यूनिट को यूज़ करा तो उससे मुझे 15 यूटिल्स मिले। इसी तरीके से जब मैंने वाटर की तीसरी और चौथी पांचवी यूटिल्स यूनिट को यूज़ करा ना तो उससे मुझे 10, 4 एंड 0 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। अब मुझे इतना सा गिवन है। अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ना आप टोटल यूटिलिटी निकाल के दीजिए। आप निकाल के दे देंगे मुझे? जी हाँ, निकाल के दे देंगे। मैंने अभी भी सिखाया है कि पहली यूनिट का टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 20, दूसरी की 35, तीसरी की तीनों को ऐड कर दो 45, चौथी की चारों को ऐड कर दो 49 यूटिल्स, और पांचवी की निकालनी है तो जितनी भी हमें गिवन है ना इन सभी को ऐड कर दो 49 यूटिल्स एज इट इज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो था, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? अब जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कहते किसे हैं। देखो, जब हम किसी भी कमोडिटी में ना एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करा उससे टोटल यूटिलिटी में चेंज आ गया। पहले कितनी थी 20 यूटिल्स, अब कितनी हो गई सीधा 35 यूटिल्स। चेंज आया ना। और कितने का चेंज आया ये बताओ मुझे। पहले 20 थी अब 35 हो गई। कितने का चेंज आया? 15 का। ये 15 ही है मार्जिनल यूटिलिटी। समझ रहे हैं आप? जितने का चेंज आया वही है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करने पर टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है ना उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द यूज ऑफ वन मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी वस्तु के अंदर जब हम उसकी एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें कुल उपयोगिता में एक बदलाव आता है। उसी बदलाव को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो गाइस अब हम जानेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने के कितने फॉर्मूले हैं। इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला है mu इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। यहाँ पे टी यू का मतलब ना टोटल यूटिलिटी है। और दूसरा फॉर्मूला है mu इज इक्वल टू डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू। हम दोनों फॉर्मूले के बारे में आराम से डिस्कस करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई किया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। शुरुआत करते हैं पहले फॉर्मूले के साथ। पहला फॉर्मूला आपको देखने में लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नहीं, ये इजी है। क्लास 10th में आपने एपी वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा और आपको पता होगा कि हम उसमें डिफरेंस कैसे निकालते थे। डिफरेंस कैसे निकालते थे? हम अगले वाले में से पिछला वाला माइनस कर देते थे, यानी a2 माइनस a1 करके हम डिफरेंस निकालते थे। तो जरा गौर से देखिए, ये दोनों फॉर्मूले ना सेम ही तो है। यहाँ पे n की जगह आप 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा tu2 माइनस tu1, यही तो होगा। दोनों फॉर्मूले सेम है। तो अब हम टेबल में देखते हैं कि हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। मुझे ना जितनी भी यूनिट्स गिवन है, यहाँ पे मुझे 5 यूनिट्स गिवन है, यानी मैंने यहाँ पे 5 यूनिट को कंज्यूम करा है और उन सभी को कंज्यूम करने पर मुझे कुछ ना कुछ टीयू मिली है, यानी टोटल यूटिलिटी मिली है। तो मुझे ना मैं हर एक यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा? जैसे कि मुझे यहाँ पे गिवन है 20, तो मैं क्या करूँगा 20 वाले में से पिछला वाला माइनस कर दूंगा, यानी tu1 में से tu0 माइनस कर दूंगा। तो कितना होगा 20 यूटिल्स लिख दिया मैंने। अब मैं ना इसकी निकालता हूँ सेकेंड यूनिट की। कैसे निकालूंगा? tu2 माइनस tu1, tu2 माइनस tu1, 35 माइनस 20 कितना हो गया 15 यूटिल्स। जी हाँ। इसी तरीके से तीसरी निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा? इससे पिछली वाली में से माइनस करके 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10। चौथी का निकालूंगा 49 माइनस 45 कितने हो गए 4 यूटिल्स। अब जरा यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम है। 49 यूटिल्स यहाँ पे भी है, 49 यूटिल्स यहाँ पर भी है। घबराने वाली बात नहीं है, सीधा माइनस कर दीजिए। कितना आएगा
0 यूटिल्स 0 लिख दिया मैंने। बहुत ही ईजी है निकालना, आप ऐसे निकाल। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने के दूसरे फॉर्मूले पर डिस्कस करते हैं, जो कि है डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू। ये जो यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है ना, इसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। टी यू का मतलब टोटल यूटिलिटी, और क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल्टा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ना बदलाव को दर्शा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। समझते हैं एक टेबल से। मान लीजिए मैंने वाटर की जब मैंने दूसरी यूनिट को यूज करा ना, तो उससे मुझे टी यू, नॉट यू, यहाँ पे क्या है टी यू, टोटल यूटिलिटी मुझे मिली 15 यूटिल्स। और जब मैंने पांचवी को यूज करा उससे मुझे मिली 30 यूटिल्स, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे बताइए कि दोनों के बीच कितनी मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे ना दोनों को माइनस कर दीजिए। हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा है ना, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 30 माइनस 15, तो यहाँ पे आ गई हमारी 15 यूटिल्स। यही है ना मार्जिनल यूटिलिटी। गलत है आप, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस में नहीं दिया है। पहले देखो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट को यूज करा, फिर मैंने सीधा 5वीं यूनिट को यूज करा, तीसरी चौथी गायब है। तो यहाँ पे हम ना पहले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। ऊपर क्या करना है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे कितनी है टोटल यूटिलिटी, पहले 15 है फिर 30, कितने का चेंज आ गया, सीधा 15 से सीधा 30 पे पहुंच गया, कितने का चेंज, 15 का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 यूटिल्स, ऊपर क्या लिख दिया 15 यूटिल्स, यहाँ पे 15 यूटिल्स लिख दिया। और नीचे क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी चेंज हुए। पहले यहाँ पे 2 था, सीधा 5 हो गया, कितने का चेंज, 3 का चेंज आया ना। सीधा मैं पहले 2 पे था, सीधा 5 यूनिट यूज कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, 3 यूनिट का, ठीक है। ये आया, चलिए कट रहा है तो काट दीजिए, काट दिया हमने, कितना आया आंसर, 5 यूटिल्स। यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है 5। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर है कि हम कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम पहला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस में नहीं दिया है। यहाँ पे यूनिट्स ना एक सीक्वेंस में नहीं है। आपने एपी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जब तक कोई भी चीज़ सीक्वेंस में ना हो ना, तब तक हम डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि हम कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। गाइज अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पूरे चैप्टर में हमारे काम आने वाली है। और वो चीज़ ये है कि आपने शुरू से ही ऑब्जर्व करा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे ही आप किसी कमोडिटी को, किसी वस्तु को कंज्यूम करते हो ना, तो उससे कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, कोई ना कोई संतुष्टि मिलती है। और मैंने संतुष्टि की जगह एक और वर्ड आपको सिखाया था, यूटिलिटी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी दोनों सेम चीज़ें हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये दोनों भी सेम चीज़ें ही हैं। आपने ये चीज़ नोटिस करा कि हर लेवल पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मेरी यूटिलिटी के बराबर आ रही है। कंपेयर करके देख लेना, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी में एक जगह मैं प्लस कर रहा हूँ और दूसरी जगह माइनस कर दे रहा हूँ। आप बुक से एग्जाम्पल करिएगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी और आपको समझ भी आ जाएगा। 2-4 एग्जाम्पल करने के बाद ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये क्यों होता है ऐसा। तो मैं आने वाली आगे के टॉपिक्स में ना ये कहूँगा कि किसी भी कोमोडिटी को इस्तेमाल करने पर ना मुझे कोई ना कोई मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये तीनों ही चीज़ें एक बराबर हैं हमारे लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे आप याद रखिएगा। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे एलडीएमयू कहते हैं, घटते हुए सीमांत उपयोगिता का नियम। देखिए कोई लॉ वो नहीं है, आप सभी इसे पहले से ही जानते हैं। इसे समझाने के लिए मैं एक बहुत अच्छी सी कंडीशन देता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी फेवरेट सब्जी है पनीर की, जब भी घर में बनती है आप अच्छे से खाते हैं। और हर कोई इतना अमीर तो नहीं होता ना कि हर रोज पनीर खा सके, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने आज आपको पनीर की सब्जी खिलाई, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि आपको कितनी संतुष्टि मिली। आप बोलोगे भाई मजा आ गया, क्या बताऊं, दिल खुश कर दिया तूने। अब मैंने आपसे कहा कि अब तुम्हें ना मैं 1 महीने तक सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम यही पनीर की सब्जी खिलाऊंगा। और मैंने खिलाया, ऐसा ही करा 1 महीने तक आपके साथ। और 1 महीने बाद आपसे जाके पूछा
कि क्या अब भी आपको उतनी संतुष्टि मिली है जितनी आपको पहले मिलती थी? आप कहोगे नहीं यार। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत ही होती है कि जब भी उसे कोई चीज ज्यादा मिलती है ना तो वो उससे ऊब जाता है, उसका मन नहीं लगता, वो उसे उतनी संतुष्टि नहीं देती जितनी वो पहले देती थी। क्योंकि हर चीज की ना एक लिमिट होती है। तो वही ये नियम कहता है, वही ये लॉ कहता है। ये लॉ कहता है कि आप किसी भी कमोडिटी का, किसी भी वस्तु का ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना तो उससे मिलने वाली संतुष्टि हर बार पिछली बार से कम होगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कंज्यूम more and more unit of a commodity that the utility derived from each additional unit goes on decreasing। तो गाइज अब हम इसी चीज को एक टेबल और एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं कि जब हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं ना तो उससे हमें कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, कोई ना कोई यूटिलिटी मिलती है, जो हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उससे हमें कोई ना कोई मार्जिनल यूटिलिटी भी मिलती है जो बिल्कुल यूटिलिटी के बराबर होती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हर कमोडिटी को यूज करने पर ना मुझे कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, कोई ना कोई मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। ये दोनों ही टर्म एक जैसे ही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टेबल से समझने की। मान लीजिए मेरे पास एक कमोडिटी है और जब मैंने उसकी पहली यूनिट को यूज करा तो मुझे 100 यूटिल्स मिली MU, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। और जब मैंने दूसरी यूनिट को यूज करा तो पिछली बार से कम। क्यों? मैंने बता दिया, LDMU की वजह से। LDMU क्या कहता है कि जैसे ही आप यूनिट को बढ़ाओगे, उसका यूज बढ़ाओगे, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हर बार पिछली बार से कम हो जाएगी। पहले मुझे 100 यूटिल्स मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 80 यूटिल्स। फिर मैंने यूज बढ़ाया, मैंने तीसरी यूनिट को यूज करा, उससे मुझे कितनी MU मिली, मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 60 यूटिल्स। फिर मैंने यूज बढ़ाया, मैंने चौथी यूनिट को यूज करा, उससे मुझे 40 यूटिल्स मिले। पांचवी यूनिट को यूज करा तो और कम हो गया, 20 यूटिल्स। तो मैंने ना एक टेबल बना ली इसकी। ठीक है, तो गाइज अब मैं इसी टेबल के थ्रू ना अपना एक ग्राफ तैयार करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस पे यूनिट्स को लिया और वाई एक्सिस पे MU को लिया, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को लिया। ठीक है, मैंने यूनिट्स को लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और MU को 20-20 के गैप पे लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करा ना कि 20-20 का गैप है, तो इसी हिसाब से मैंने MU के लिए गैप को चुन लिया। मैंने करा 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120 इसी तरीके से। और अब मुझे ना इसी टेबल के थ्रू अपना पूरा ग्राफ तैयार करना है। इसलिए मैंने देखा कि पहली यूनिट मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रही है। पहली यूनिट मुझे 100 का सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया सीधा ले जाकर। दूसरी यूनिट मुझे 80 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रही है। ठीक है, दूसरी यूनिट मुझे 80 लेवल का सेटिस्फेक्शन लेवल दे रही है। ये रहा, मैंने यहाँ पे भी एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से तीसरी मुझे 60 का दे रही है, तीसरी मुझे 60 का दे रही है, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट करा एक पॉइंट। चौथी यूनिट मुझे 40 यूटिल्स का दे रही है, तो यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट प्लॉट कर दिया। और पांचवी यूनिट मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन लेवल दे रही है, तो मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट को प्लॉट कर दिया। पांचवी यूनिट मुझे 20 लेवल का सेटिस्फेक्शन लेवल दे रही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ग्राफ तैयार करा और जितने भी पॉइंट्स निकले 1 2 3 4 5 पॉइंट्स निकले, मैंने 5 को ना एक लाइन के थ्रू अटैच कर दिया। अब ये जो लाइन है ना, इसे हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये स्लोप कैसा है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड का मतलब होता है कि स्लोप ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और डाउनवर्ड का मतलब होता है कि लगातार स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि पहले पॉइंट यहाँ पे था, अब उससे नीचे हो गया, अब फिर और नीचे हो गया, तो यानी ये डाउनवर्ड जा रहा है। ये स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड हो क्यों रहा है? ये डाउनवर्ड हमें क्या दिखा रहा है? ये डाउनवर्ड स्लोप हमें क्या बताना चाह रहा है? ये डाउनवर्ड स्लोप हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हम यूनिट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा कम होता जा रहा है। जैसा कि आपने टेबल में भी देखा, जैसे मैंने यूनिट को बढ़ाया वैसे ही सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो गया। तो यही तो वो स्लोप कह रहा है, MU स्लोप्स डाउनवर्ड। MU का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, और ये हमें इंडिकेट करता है डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन लेवल विथ ईच यूनिट। हर यूनिट के साथ हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल पिछली बार से कम होता जा रहा है। इस वजह से ये जो स्लोप है वो हमेशा डाउनवर्ड बनता है। ये बात हमें आप हमेशा याद रखिए कि स्लोप डाउनवर्ड हमेशा इसलिए बनता है क्योंकि हर बार LDMU का नियम लगता है। तो अब हम LDMU के अजम्पशंस पर डिस्कस करेंगे। अजम्पशंस का मतलब होता है मान्यताएं। पहली मान्यता है दिस लॉ
इज एप्लीकेबल इन कार्डिनल अप्रोच। मैंने आपको बताया था कि कार्डिनल अप्रोच क्या होता है। जब हम अपनी सेटिस्फैक्शंस को नंबर में दिखाते हैं ना, तो उसे कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो यहाँ पे पहली मान्यता कह रही है कि जब आपकी सेटिस्फैक्शन कार्डिनल अप्रोच में होगी ना, तभी ये लॉ फॉलो होगा। अगर आप खुद सोच के देखिए, जब मैं सेटिस्फैक्शंस को नंबर में नहीं दिखाऊंगा तो मैं कंपेयर कैसे कर पाऊंगा कि हर बार मेरी सेटिस्फैक्शन घट रही है कि बढ़ रही है। तो नंबर्स में दिखाना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहीं पे ये मान्यता कह रही है। हमारी दूसरी मान्यता कहती है कि यहाँ पर ना कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, यानी निरंतर उपभोग, लगातार कंज्यूम होना चाहिए। हमारी कमोडिटी को लगातार कंज्यूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पनीर वाला। मैंने कहा था ना आपको कि मान लीजिए आपको 1 महीने तक मैं पनीर खिलाता हूँ, फिर आपसे सेटिस्फैक्शन पूछता हूँ। बताया था मैंने आपको एग्जांपल। तो अब मैं कहता हूँ कि मैंने आज आपको पनीर खिलाया, अब मैं सीधा आपको 1 महीने बाद पनीर खिला रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि संतुष्टि घटेगी या सेम रहेगी? आप कहोगे भाई सेम रहेगी, इतने टाइम बाद खा रहे हैं तो संतुष्टि कम तो नहीं होगी, उल्टा बढ़ सकती है। हो सकता है ना ऐसा कि या बराबर रहेगी संतुष्टि हमारी। तो यहीं पे लॉ कह रहा है कि ये लॉ तभी फॉलो होगा, यानी एलडीएमयू का सिद्धांत तभी फॉलो होगा जब आप लगातार उपभोग करोगे चीजों का। ठीक है। हमारा तीसरी मान्यता ये कहती है कि यहाँ पे रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। रीजनेबल क्वांटिटी को समझते हैं कि मान लीजिए गर्मियों का दिन है और आप थके हारे आए स्कूल से, घर पर आए और आप मम्मी से क्या कहोगे कि मुझे 1 गिलास पानी दे दो या 1 चम्मच पानी दे दो। एक सिचुएशन लेके चलते हैं। आपने कहा ना मम्मी से कि मम्मी 1 चम्मच पानी दे दो। मम्मी ने 1 चम्मच पानी दिया आपको, आपने पिया, आपको लगी थी बहुत प्यास। क्या आपकी संतुष्टि पूरी हो जाएगी? नहीं, आप मांगोगे 1 और चम्मच। अब 1 और चम्मच पिया, क्योंकि आपको प्यास ज्यादा लगी है, तो दूसरा चम्मच आपको ज्यादा संतुष्टि देगा। तो यहाँ पे तो ये लॉ गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास रीजनेबल क्वांटिटी नहीं थी। क्योंकि पानी हमेशा ग्लास में दिया जाता है, पानी की क्वांटिटी हमेशा ग्लास के हिसाब से होती है। कहीं पर आपने सुना है कि 1 कप पानी दे दो? ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं। आप हमेशा सुनते हैं कि 1 गिलास पानी दे दो, क्योंकि ये एक रीजनेबल क्वांटिटी है। और रीजनेबल क्वांटिटी में जब भी हमारी कमोडिटी रहती है ना, तभी ये एलडीएमयू का लॉ फॉलो होता है और तभी एलडीएमयू लगता भी। तो अब हम जानेंगे रैशनल कंज्यूमर के बारे में। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है विवेकशील उपभोक्ता, यानी ऐसा कंज्यूमर जो सही और गलत को समझ सके। इसे समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए एक पति पत्नी है। पति ना अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे आज दोस्त आए हैं और मैं उनके साथ पार्टी करने जा रहा हूँ और पार्टी में थोड़ी बियर वियर पियेंगे। ठीक है। पत्नी मना कर देती है। तो पति क्या करता है? अपनी पत्नी को मनाने के लिए ना एक बात कहता है उससे, देखो हम दोनों पढ़े लिखे हैं, हम दोनों को ही एलडीएमयू का मतलब पता है। एलडीएमयू एक लॉ होता है, वो कहता है कि जैसे जैसे आप यूज को बढ़ाओगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन आपको कम मिलेगी। तो अगर मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी तो इसका मतलब है कि मैं 1 से 2 पैक पीकर ही मेरी सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई, अब मैं क्यों पीऊंगा ज्यादा? ये रीजन देता है और पत्नी मान जाती है। और पार्टी में क्या होता है, आप उसने एक पैक शुरू करा, दूसरा पैक लगाया, ऐसे ही करते करते उसने पूरी बोतल अपने अंदर उतार ली। यहाँ पे क्या हुआ? एलडीएमयू का नियम फॉलो हुआ क्या? एलडीएमयू के नियम के हिसाब से तो उसे रुक जाना चाहिए था। 1 से 2 गिलास पीने के बाद उसे रुक जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक इरैशनल कंज्यूमर था, अविवेकशील उपभोक्ता था। क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है जो सही और गलत को समझ सके। ये लॉ सिर्फ उन्हीं लोगों पर फॉलो होता है। लेकिन शराबी इरैशनल कंज्यूमर है, अविवेकशील व्यक्ति है, इसलिए उस पर ये लॉ फॉलो नहीं होता। तो आप समझ गए कि इसकी चौथी मान्यता, रैशनल कंज्यूमर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहती है एलडीएमयू के नियम के लिए। ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो गाइज अभी ना हमारा सिर्फ 30% चैप्टर कंप्लीट हुआ है, यानी अभी 70% चैप्टर ना बचा हुआ है। तो 70% चैप्टर ना हम बाकी की 2 वीडियो में कवर करेंगे। यानी ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हमारे चैप्टर का नाम है ना, इसके बारे में जानेंगे। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी, इन दोनों के बारे में ही पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी पार्ट 3 होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी। तो इतना कवर करने के बाद, यानी इन तीनों पार्ट्स को कवर करने के बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे।